हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। बीच में 2-3 दिन का गैप था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब से आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये हमारा 9th लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस 12th का जो चैप्टर 1 है उसका। और मैं दोस्तों जो रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस है 2020-21 का, उसके अकॉर्डिंगली आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रिक मींस विद्युत, मतलब चार्ज है यहां पे, और चार्ज भी कितने हैं? डाई मींस 2 पोल, और वो भी अलग अलग, ठीक है। पोल मींस डाइपोल। तो यहां एक मेरा माइनस क्यू चार्ज है और एक मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस सिस्टम की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन होती है इसकी 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक सूक्ष्म दूरी से अलग रहते हैं, सेपरेट किए हुए रहते हैं। इस सिस्टम को डाइपोल कहा जाता है। तो ये दो बराबर चार्ज हैं, सेम क्यू मैग्नीट्यूड है इनका, अपोजिट है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। तो इस सिस्टम को मैंने क्या कहा? डाइपोल कहा, ठीक है। अब डाइपोल में क्या होता है? ये डिस्टेंस हो गई इसकी। अब दोस्तों ऐसा कन्वेंशन है कि ये मिड पॉइंट है इसका O, और मिड पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस होती है L, और इस चार्ज की डिस्टेंस भी होती है L, ठीक है। तो ये मेरा डाइपोल बनता है, ये सिस्टम मेरा डाइपोल कहलाता है। और इस डाइपोल का एक मोमेंट होता है जिसे मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये डिफाइन होता है P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसे मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P, ठीक है। और इस डाइपोल मोमेंट को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तो Q मल्टीप्लाई बाय दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया? L प्लस L 2L, तो Q इंटू 2L, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है Q इंटू 2L, किसका? इस डाइपोल का, ठीक है। डाई मतलब द्वि और पोल मीन्स द्विध्रुव। तो द्विध्रुव ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। किसका? इस द्विध्रुव का, जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। समझ में आई मेरी बात? और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट है, देखिए चार्ज की कितनी होती है? कूलम, और L डिस्टेंस की कितनी होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट होती है कूलम इंटू मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा फिजिक्स में, याद रखना मैंने फिजिक्स बोला है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन फिजिक्स में नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है।
मींस यहां नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल का डायरेक्शन होगा इसमें, या डाइपोल को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। केमिस्ट्री में इसका पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है उल्टा, लेकिन फिजिक्स में नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी यूनिट होती है कूलम इनटू मीटर। समझ में आई बात को? ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम निकालेंगे जो तीन चीजें तीन कंडीशंस में, उसमें इस पी की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता ही, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम चार्ज और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स चार्ज। समझ में आई मेरी बात? तो इसको पॉज करके आप उतारें, ठीक है? मैं आगे देखता हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब यहां पे आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूं। न्यूमेरिकल है फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम। ये एक सिस्टम दे रखा है अपने को, जिसका आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है? यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और 0। यहां एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0a। यहां पे चार्ज रखा हुआ है -2q। अब आपको इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपको डाइपोल दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करता हूं, देखो, डाइपोल बनाने के लिए जो -2q चार्ज है, इसको दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। एक हो गया -q, एक हो गया -q। अब आपको दो डाइपोल दिख गए, एक तो ये डाइपोल और एक ये डाइपोल, ठीक है? अब डाइपोल का डायरेक्शन कहां से होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर। और ऐसे ही इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर, ठीक है? तो ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट P, ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट P, ठीक है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P वेक्टर इज इक्वल टू Q चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहां कितनी है? A। यहां भी डिस्टेंस कितनी है? A। तो दोनों केसेस में डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? Q इंटू A। क्लियर है? अब नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो ये P वेक्टर है, ये P वेक्टर है, ठीक है? अगर मैं नेट निकालूं तो इसके बीच में से जाएगा और एंगल होगा 45 डिग्री का। तो ये हो गया P नेट। तो P नेट हो जाएगा मेरा, चूंकि एंगल 90 डिग्री है तो a² प्लस b², तो p² प्लस p², या ये हो गया मेरा √2p², या हो गया ये मेरा √2 इंटू p, या p की वैल्यू रखो √2q इंटू a। ये आपका p नेट आ गया। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी, ये आप पॉज करके उतार लें। हाँ जी, अब है मेन चीज, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सिस ऑफ, ये जैसे हमारा डाइपोल है, ये एक प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, ठीक है? तो इसके एक्सिस के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है, एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है?
तो अब प्रॉब्लम हमारे सामने है कि मेरे पास कोई डाइपोल है जिसके एक्सिस के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है सेंटर से x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। ये मेरे पास में कोई चार्ज है q माइनस q, ठीक है, यहां पे मेरे पास में चार्ज है प्लस q, ये डिस्टेंस है इन दोनों की, और ये सेंटर है O, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है। सेंटर से x डिस्टेंस मींस यहां कहीं पे, ये डिस्टेंस है सेंटर से x, यहां कहीं पे मुझे मेरा ये कोई पॉइंट है M जिसके ऊपर मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्लियर है यहां तक तो बात? और किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस के ऊपर निकालना है। तो चलिए थोड़ी सी मैं आपको चीजें बताता हूं। ये माइनस क्यू चार्ज है, इस चार्ज के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज। तो अगर मैं इसको 1 चार्ज मान लूं, इसको मैं 2 सेकंड नंबर का चार्ज मान लूं, तो E1 इधर की तरफ लगेगा मेरा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज लगता है। तो यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1। क्लियर है? अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, चार्ज से दूर जाता हुआ, तो यहां हो गया ये दूर जाता हुआ E2। अब ये देखिए मैंने E1 को छोटा बनाया और E2 को बड़ा बनाया है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज से ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में, क्योंकि ये इसके नजदीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होगा। तो E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जो सेकंड नंबर का चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 फर्स्ट नंबर का जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए अब देखो मुझे क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है। तो E1 और E2 की वैल्यू मैं निकालता हूं। मैं जानता हूं E1 या E जो होता है वो KQ अपॉन R होता है, R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, 1 नंबर का चार्ज है, इसके कारण मुझे E1 निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब R स्क्वायर मतलब यहां से ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो हो गई L इतनी सी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई x, तो ये जो R डिस्टेंस है मेरी, ये L प्लस x लिख सकता हूं मैं। चलिए तो ये हो गया मेरा KQ अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर, या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं x प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है आपको सब? E1 की वैल्यू और E2 में निकालूं, देखिए E2, तो E2 इस 2 के नंबर के चार्ज के कारण है, तो ये डिस्टेंस पूरी L x है, ये छोटी सी L है, तो x माइनस L अगर करूं मैं, तो ये मेरी डिस्टेंस आ जाएगी, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये आ जाएगी मेरी x माइनस L। ठीक है, और अब E2 की वैल्यू निकालूं मैं, तो E2 की वैल्यू हो जाएगी मेरी KQ अपॉन R स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है मेरी? x माइनस L का स्क्वायर। क्लियर है आपको? तो E1 और E2 आ गए मेरे। अब बड़ा कौन सा है? E2। छोटा कौन सा है? E1। तो नेट क्या हो जाएगा मेरा? E नेट, या इसको मैं बोल सकता हूं E एक्सिस इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्लियर है ना? तो E2 माइनस E1 वैल्यू है अपने पास में, माइनस कर दो, तो E एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा, E2 की वैल्यू रख देंगे अपन KQ अपॉन x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करें इसको, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा x माइनस L का होल स्क्वायर x प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, KQ कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां पे आ जाएगा मेरा x प्लस L का होल स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां देखिए तो ये हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू के क्यू है ही मेरा, ठीक है, अंदर 2xl प्लस 2xl 4xl, तो 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं इसकी फॉर्म, देखो जरा, तो k फिर इंटू 2x फिर इंटू q इंटू 2l अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि q इंटू 2l क्या होता है मेरा, रिमेंबर p क्या होता है मेरा, q इंटू 2l। ठीक है, चलिए तो यहां लिख देता हूं मैं p, तो ये क्या हो जाएगा e एक्सिस या e एक्सियल इज इक्वल टू k p इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आई बात को? अब जैसा कि मैंने डाइपोल की डेफिनेशन में बताया था कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, तो दोस्तों ये जो स्मॉल डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की, ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में या एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, स्मॉल डिस्टेंस। मैंने आपको बोला था ना डेफिनेशन में, तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, जबकि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो ये डिस्टेंस तो है मेरी माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम की कोटि की, और सेंटर से मुझे निकालना है 5 सेंटीमीटर दूरी पे, तो 5 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला नहीं होता। इसके ऊपर जनरली हम जो केस लगाते हैं वो होता है मेरा, जनरली ये जो x है इज वेरी 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 ग्रेटर देन l। ठीक है, तो इसकी कंपैरिजन में एल स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, और जो मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है ई एक्सिस इज इक्वल टू के पी इंटू 2x अपॉन एक्स की पावर 4, x से x गया तो ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 के पी अपॉन एक्स की पावर q। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, ये आपको डायरेक्ट रिमेंबर करना है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, मींस एक्सिस के ऊपर सेंटर से h डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आती है 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है? अब डायरेक्शन देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव p का डायरेक्शन क्या होता है, मैं अगर छोटी सी जगह में बनाना चाहूं, यहां ये देखो, ये आपका p का डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो p का डायरेक्शन किधर होता है, इधर होता है। क्लियर है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा भाई, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, क्योंकि बड़ा वाला, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी डाइपोल के डायरेक्शन में होता है। तो आपको यहां एक चीज याद रखनी है कि एक्सिस पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। क्या कि जब हम एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जब हम एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। समझ में आई मेरी बात? और अगर इस एक्सप्रेशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई एक्सिस वेक्टर इज इक्वल टू 2 kp वेक्टर अपॉन
एक्स क्यूब, ठीक है। और ई की जो डायरेक्शन होती है वो पी की डायरेक्शन सेम होती है। क्लियर है? ये आपका एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉज करके फटाफट उतारिए। तो उतार लिया आपने। यहां पे सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। अब अपने को नेक्स्ट करना है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अपन बार बार, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोल दूं तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कहां? एक्सिस के ऊपर, और कहां? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है। और तीसरा हम निकालेंगे कहीं भी, एट एनी पॉइंट। तो अब दूसरा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ठीक है। वही एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर। मतलब विद्युत क्षेत्र निकालना है अपने को एक द्विध्रुव के कारण, उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंबवत जो उसकी रेखा है, उसके ऊपर। इक्विटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। कैसे? देखिए, ये कोई चार्ज है माइनस क्यू, ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। दोनों सेम चार्ज है। इनके बीच की ये मिड पॉइंट है O, ये डिस्टेंस है मेरा L, ये डिस्टेंस है मेरा L। ये डाइपोल हो गया। और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन होगी P की, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। अब यहां पे मुझे, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ये कोई पॉइंट है मेरा, इसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो, यहां से इसको जोड़ते हैं। अब नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इसको अगर मैं 1 मान लू, इसको अगर मैं 2 मान लू, ठीक है, तो ये हो गया मेरा E2, ये हो गया मेरा E1, ठीक है। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना। चलो, अब E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मुझे दे रखी है x, और ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस भी है L, ये डिस्टेंस है x। तो इसको मैं ले लेता हूं R, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर, ये आपका ये परपेंडिकुलर है, तो एक ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो R की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। R स्क्वायर हो जाएगी मेरी x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या R को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अब अपने को निकालना है E1 और E2 की वैल्यू। तो E क्या होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर। तो KQ अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा KQ अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R स्क्वायर हो गया ना, तो R स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर है? और इसी तरीके से E2 हो गया मेरा KQ अपॉन
आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों E1 और E2 सेम हो गए, तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं इन दोनों को E। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E मान लेता हूं मैं। अब देखो डायरेक्शन देखनी है अपने को इसकी, तो देखो ये E की डायरेक्शन है, ये E की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट इनका बीच से जाएगा कहीं, ये हो गया E नेट, यस और नो। चलिए, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया। देखिए सिमेट्री हो गया ना, थीटा थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। चलिए, तो अब हम देखें जरा, देखो ये एंगल भी थीटा हो गया आपका और ये एंगल भी थीटा हो गया। अब इधर देखो दोस्तों, ये E है, इसके दो कंपोनेंट होंगे थीटा के अकॉर्डिंग, तो थीटा के अलाउंग क्या होगा, E cos ऑफ थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर क्या होगा यहां पे, E sin ऑफ थीटा। और ऐसे ही ये जो E है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, थीटा के अलाउंग हो गया E cos ऑफ थीटा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां पे E sin ऑफ थीटा। क्लियर है? तो ये परपेंडिकुलर वाला इसको दोनों खत्म हो जाएंगे, और रिजल्टेंट जो आएगा मेरा यहां पे E नेट, अगर मैं बोलूं तो वो रिजल्टेंट आएगा E नेट इज इक्वल टू 2E cos ऑफ थीटा। ठीक है, E की वैल्यू है आपके पास में, तो आप यहां लिख सकते हैं E नेट या E इक्विटोरियल इज इक्वल टू 2KQ cos ऑफ थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब cos थीटा, तो देखो cos थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा, बेस है L, हाइपोटेनियस है R की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, cos ऑफ थीटा होता है मेरा L अपॉन R या L अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा E इक्विटोरियल इज इक्वल टू 2KQ L अपॉन, अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और हाफ 3/2 हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? तो ये आपका इक्विटोरियल हो गया। चलो थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं, तो KQ इंटू 2L अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। Q इंटू 2L को मैं लिख सकता हूं P, तो K P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये इसका जनरल एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन चूंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, x इज ग्रेटर देन L, सो L स्क्वायर टेंड्स टू 0, तो E नेट हो जाएगा मेरा KP ओवर x। अब देखो L स्क्वायर 0 हो गया, तो x स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से 2 है, x की पावर q। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो कि इक्विटोरियल पे होता है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट याद रखनी है। और यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि जो P की डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है इधर की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपका वो अपोजिट आ रहा है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो है इस तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस तरफ। ठीक है, और जब आपने एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था वो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मानूं और ब्लैक वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मानूं, तो एक्सिस के ऊपर ये दोनों इस तरीके से आ रहे थे सेम डायरेक्शन में, और बाइसेक्टर पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब क्वेश्चंस करेंगे अपन, अभी नेक्स्ट वाला दोनों यूज करेंगे उसमें, तो जब नेक्स्ट वाला करेंगे ना तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। अच्छा, अब देखो कि एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था और इक्वेटोरियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस
एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था मेरा 2kp/x³, और यह इक्वेटोरियल पे आ रहा है सिर्फ kp/x³। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डबल होता है। एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर वो उसका डबल होता है। चीज समझ में आई आपको? अगर कुछ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मुझे बता देना सर इतने बज के इतने मिनट के ऊपर आपका ये चीजें समझ में नहीं आई, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। इसको पॉज करके उतारो, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन अभी अपने को पढ़नी है, ठीक है? फटाफट उतारो। हाँ तो दोस्तों अब मैं निकालता हूं तीसरी पोजीशन, जो हमें एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है? देखो जरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कॉन्सेप्ट वाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole at any point in the space। मतलब क्या है इसका कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है मुझे ब्रह्मांड में किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है? तो इसे निकालने के लिए सबसे पहली बात तो मैं लेता हूं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मेरे? एक्स और थीटा, ठीक है? जैसे मान लो ये मेरा कोई नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा डाइपोल है, ठीक है? ये मेरा इसका सेंटर हो गया O, ये डिस्टेंस हो गई L, ये डिस्टेंस हो गई L। अब वो आपको पूछता है कि मुझे, आपने एक्सिस पे निकाल लिया, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल लिया, अब वो पूछता है यहां पे कोई पॉइंट है M, इसके ऊपर ये डिस्टेंस है X और ये एंगल है थीटा, ठीक है? आपको पूछता है कि M के ऊपर मुझे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो पहली इसकी डायरेक्शन P की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहां दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये जो डिस्टेंस है, देखो इसको अगर मैं ज्यादा कर दूं या कम कर दूं तो मैं किसी भी पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। दूसरा, थीटा की वैल्यू अगर चेंज कर दूं मैं, थीटा की वैल्यू, तो मैं कहीं भी निकाल सकता हूं। तो ब्रह्मांड में किसी भी बिंदु के ऊपर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण, तो इस वाले फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूं। तो यहां आपको चीज समझने की जरूरत है। चलिए, तो ये डिस्टेंस आगे पीछे करें तो कहीं भी निकाल सकते हैं, थीटा को कम ज्यादा करें तो भी कहीं निकाल सकते हैं। एक्स जो है ये डिस्टेंस है सेंटर से, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये आपको लिख लेना है। जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां। और थीटा जो है ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो P की डायरेक्शन है, ये जो इलेक्ट्रिक मोमेंट है आपका P, इससे मैं थीटा ले रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, तो थीटा इज एंगल टेकन फ्रॉम P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, और एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर है वो अगर सपोज करो आपको इस तरीके से पूछ ले कि ये कोई चार्ज प्लस क्यू है, ये कोई चार्ज माइनस क्यू है, यहां पे आपको M पॉइंट दिया हुआ है, ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है और ये इसका सेंटर है। आपको इस M पॉइंट के ऊपर, ये डिस्टेंस x है, आपको इस M पॉइंट, और ये एंगल दे रखा है आपको 45 डिग्री, आपको M पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो क्या थीटा आपका 45 डिग्री है? ये थीटा नहीं, क्योंकि थीटा कहां से लेना है मुझे? टेकन फ्रॉम P। P इसमें P की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब P की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है? तो अपना थीटा क्या आएगा? ये होगा थीटा।
180 में से 45 माइनस कर दो, 180 में से -45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपनी 135 डिग्री। तो अभी अपन जो एक्सप्रेशन निकालेंगे उसमें थीटा और एक्स दोनों की वैल्यू रख करके, न्यूमेरिक वैल्यू रख करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कहीं पर भी। तो ये चीज आपको ध्यान देने लायक है कि एक्स और थीटा जब आप मेजर करेंगे तो कहां से मेजर करते हैं। थीटा हम मेजर करते हैं हमेशा पी से और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, और आपको डायरेक्शन देखना है पी का, नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। आपको मैंने ये भी बताया कि जब एक्सिस पे हम निकालते हैं तो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और आपकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। चीज समझ में आई मेरी? चलिए, तो ये थीटा की कैलकुलेशन है। तो अब हम किसी पॉइंट के ऊपर निकालते हैं, है ना। ये दोनों नोट कर लेना। अब देखो मुझे P निकालना है, मतलब P की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। किस पॉइंट के ऊपर? इस M पॉइंट के ऊपर। तो निकालू मैं? तो देखो जरा ध्यान से, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। P की डायरेक्शन इस तरीके की है ना। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक मिनट, आपको डायग्राम दिख रहा है पूरा? नहीं तो मैं बड़ा बनाऊं। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज, यहां से ये हो गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये जो P है, ये P है ना, तो मैं क्या करूं, इस P को, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को दो भागों में तोड़ लेता हूं। अगर मुझे इस M पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो P को क्या करूं मैं, दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है। एक तो हो गया मेरा ये थीटा के साथ वाला, तो थीटा के अलोंग क्या होता है P cos ऑफ थीटा, और एक होता है इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा इस जगह, ये क्या हो जाएगा मेरा P साइन ऑफ थीटा। क्यों किया मैंने ऐसा, अभी आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, इस P को दो भागों में तोड़ लिया। एक तो हो गया P cos थीटा, इसका कंपोनेंट थीटा के अलोंग, और एक हो गया थीटा के परपेंडिकुलर P साइन ऑफ थीटा। तो अब मेरे पास में दो डाइपोल मोमेंट आ गए, P cos ऑफ थीटा और P साइन थीटा। P को भूल जाओ, मेरे पास में कितने डाइपोल मोमेंट आ गए, दो डाइपोल मोमेंट आ गए। कौन कौन से? P cos ऑफ थीटा और P साइन ऑफ थीटा। निकालना कहां है मुझे, M पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो देखो P cos ऑफ थीटा, ये M पॉइंट कहां पे है, इस P cos ऑफ थीटा के एक्सिस पे है। M पॉइंट जो है वो P cos ऑफ थीटा के एक्सिस पे है। तो फॉर P cos ऑफ थीटा के M पॉइंट जो है वो एक्सिस पे है, ठीक है, P cos ऑफ थीटा के। और P साइन ऑफ थीटा अगर मैं मानूं, ये P साइन ऑफ थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ये। तो फॉर P साइन ऑफ थीटा, M पॉइंट जो है ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो यहां से अगर मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो मिलेगा E एक्सिस, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मुझे वो E इक्वेटोरियल मिलेगा या E परपेंडिकुलर मिलेगा। चीज समझ में आ रही है? मैंने क्या किया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था डाइपोल के कारण, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डाइपोल को दो भागों में तोड़ लिया, P cos ऑफ थीटा, थीटा के अलोंग, और इसके परपेंडिकुलर P साइन ऑफ थीटा। ये जो एंगल है ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि P cos ऑफ थीटा मेरा एक डाइपोल मोमेंट हो गया, P साइन ऑफ थीटा मेरा दूसरा डाइपोल मोमेंट हो गया। P cos ऑफ थीटा M जो पॉइंट है ये इसके एक्सिस पे आ रहा है, और P साइन ऑफ थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है। तो मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएंगे, मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। तो यहां पे E एक्सिस मिल गया, और E एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है मेरी, E एक्सिस की वैल्यू अपन ने निकाली थी 2 kp अपॉन एक्स क्यूब, और ये होती है kp अपॉन एक्स क्यूब। निकाला ना अपन ने, लेकिन ये तो P के कारण होती थी, और यहां पे मोमेंट कितना है, P cos ऑफ थीटा, यहां भी मोमेंट कितना है, P साइन ऑफ थीटा। तो यहां P की जगह में क्या रख दूंगा, P
cos ऑफ थीटा। यहां p की जगह में क्या रख दूंगा, p sin ऑफ थीटा। चीज समझ में आई आपको? मैंने p को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया और ब्रेक करने के बाद में मैंने एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है। तो देखो ये p sin थीटा है, ठीक है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे। तो मैंने देखा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो p होता है मेरा, उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। तो E इक्वेटोरियल की पोजीशन होगी मेरी इस p sin थीटा से अपोजिट। मैंने दिखाया आपको, दो चीजें बताई थी ना। पहली क्या बताई थी कि एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन में p की डायरेक्शन होती है, एक तो ये बताया था। और दूसरा ये बताया था कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है और p की डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये है मेरा p sin थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। गॉट इट? और एक है मेरा ये p cos थीटा, p cos थीटा के एक्सिस पे ये m पॉइंट है, तो इसकी डायरेक्शन p cos थीटा की डायरेक्शन इधर है m की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन भी होगी e एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन मिल गई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहां कहीं बीच में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहां कहीं बीच में। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये एंगल में मान लेता हूं अल्फा। चीज समझ में आई आपको? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखो, ये 90 डिग्री हो गया ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल सकता हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, E नेट इज इक्वल टू E a का स्क्वायर मींस E एक्सिस का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ठीक है, एंगल तो 60 डिग्री प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, यहां 90 डिग्री है cos थीटा अपना, तो ये निकालेंगे, वैल्यू रखो। तो E एक्सिस की वैल्यू है अपने पास में, तो ये वैल्यू रख देंगे अपन यहां पे दोनों की। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन x की पावर 6 प्लस यहां ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन x की पावर 6। अब देखो दोस्तों, kp अपॉन एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं अपन, स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा अपना kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, यहां तो बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां बचेगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां है sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1, तो यहां पे बच जाएगा मेरा kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आता है जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई आपको माइंड में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना आपका। थीटा की आपको वैल्यू दे रखी होगी, एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, के की वैल्यू आपको पता है, पी आप निकाल सकते हैं Q × 12 से। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात आती है दोस्तों इसकी डायरेक्शन की, है ना। तो डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताया कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, ये है E नेट। ठीक है, अब मैं P, ये अपना इनिशियल क्या था, ये P था ना अपना, ये P था। P से थीटा तो डायरेक्शन है E एक्सिस की, और E एक्सिस से अल्फा डायरेक्शन है E नेट की। तो अगर P और E नेट की डायरेक्शन में डिफरेंस देखूं मैं, तो वो डिफरेंस क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा। देखो P से थीटा तो E एक्सिस है, और इससे अल्फा E नेट है, तो E नेट और P की जो डायरेक्शन है वो होगी थीटा प्लस अल्फा। समझ में आई चीज को? तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस में आपके पास लाता रहूंगा। ठीक है, आप अगर इन वीडियोस को और मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।